आज हम कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या होता है जी फिस्कल पॉलिसी? मनीष, नीतीश। सर जो गवर्नमेंट वो करती है, तो सर जैसे गवर्नमेंट जो है सर वो रेवेन्यू रेज करती है सर टैक्सेशन के द्वारा। फिस्कल का मतलब क्या होता है? इसका सर ईयर। हाँ, वित्तीय, फाइनेंशियल। ठीक है, हम बोलते हैं फिस्कल ईयर, वित्तीय ईयर। बेसिकली एनीथिंग रिलेट्स टू द फाइनेंस ऑफ द कंट्री या फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब देखो, हमारे यहाँ दो पॉलिसीज होती हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, कहां पर पैसे स्पेंड करने हैं, कहां पर नहीं करने हैं, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाती है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डिसाइड्स वेयर टू स्पेंड एंड हाउ मच टू स्पेंड, हाउ टू स्पेंड। देखो डिफरेंस है ना, हाउ मच टू स्पेंड एंड हाउ टू स्पेंड। कितना पैसा खर्चना है और कैसे खर्चना है, ये कौन देखेगा? फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड होगा ये। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जैसे हमने उस दिन पढ़ा था ना कि लिक्विडेशन, इन्फ्लेशन, उस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट हो चाहे लिक्विडेशन हो, मार्केट में अगर पैसा ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, लिक्विडिटी होता है मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है। मार्केट में ज्यादा पैसा घूमेगा तो इन्फ्लेशन होगा, मार्केट में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, है ना। अब पूरे कॉन्सेप्ट में दोबारा नहीं जाऊंगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो उसको कंट्रोल करना अपनी अलग अलग पॉलिसीज से, चाहे ओएमओ करे। ओएमओ क्या होता है नीतीश? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो वो सब काम किसका करना? आरबीआई का। आरबीआई किसको मैनेज करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को। इसके तहत ये क्या करते हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि महंगाई कितनी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, ये ध्यान में रखती है आरबीआई, या वो मैनेज करते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन अच्छा होता है? नहीं सर, जैसे एक लिमिट तक अच्छा होता है, अगर अच्छा कम करेंगे तो बाद में होगी नहीं होगी फिर। हाँ, अगर इन्फ्लेशन देखो, अगर मान लो कोई चीज बिक रही थी 100 रुपए की, इस साल चीज 100 रुपए की बिक रही है, अगर चीज अगले साल 105 की हो गई है तो कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुआ? 5%। ठीक है, तुम लोगों के मैथ में मुझे भरोसा है कि इतना तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, 100 से 105 हो गया तो 5% का इन्फ्लेशन है। अगर ये 5% इन्फ्लेशन शून्य हो जाए तो वो अभी 100 रुपए की बिके। ठीक है, या इवन उससे सस्ता हो जाए, -1 हो जाए, 99 का बिकने लग जाए। हम ये सिर्फ किसी एक कमोडिटी की बात नहीं, कमोडिटी एक दो ऊपर नीचे होती रहती है, सस्ती भी होती रहती है, महंगी भी होती रहती है, ये सेम भी चलती रहती है कई साल तक। पर जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन, ओवरऑल महंगाई उसी स्तर पर चलती रहे तो प्रॉफिट मार्जिन कभी भी नहीं बढ़ेंगे। अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेंगे तो लोगों के पास या इंटरप्रेन्योर्स के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा कहां से आएगा? अगर वो पैसा नहीं आएगा या पैसा इंक्रीज नहीं होगा तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगी तो लोगों की आगे जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कैसे होगा, या हमारी जीडीपी कैसे इंक्रीज करेगी? सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर जीडीपी, अ हेल्दी लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी आगे, इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आइडिया। अच्छा, अब देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? वेयर गवर्नमेंट डिसाइड्स, इसकी डेफिनेशन लिखो। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी is that part of government policy, is that part of government policy which is concerned, which is concerned with raising revenue, with raising revenue through taxation, through taxation and other means, and other means, comma, and decide other means, comma, and decides on the account of, on the amount of, on the amount and purpose of spending by government of India, and
पर्पस ऑफ स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये डेफिनेशन जब आप नोट्स पढ़ेंगे पहली डेफिनेशन है। अलग अलग डेफिनेशन हो सकी हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बातों को घुमा के शब्दों का फेरबदल करके अलग अलग बातें समझाई जाएगी। कॉन्सेप्ट वही है ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहाँ पैसा खर्चना है, कितना खर्चना है, हाउ टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड एंड वेयर टू स्पेंड। ठीक है, अब देखो इसमें दिक्कतें क्या है। अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? किसकी? अकाउंटेबिलिटी इसके हाथ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। देखो पैसा है, पैसा कहाँ जाता है हमारा, या हमारा राजकोष क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 वेस्टेड विद लोकसभा। लोकसभा डिसाइड करिए ना कितना पैसा सरकार को देना है। अब उसके बाद सरकार उसको कैसे खर्च रही है, कितना खर्च है, तो सरकार है भाई वो। ठीक है, एवरी एजेंसी अकाउंट्स टू गवर्नमेंट, इज अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज फर्दर अकाउंटेबल टू लोकसभा। ठीक है, तभी वो बजट पेश करते हैं ना कि हम भाई अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर इतने खर्च करेंगे। ठीक है, या हमारे पास इतने आने की उम्मीद है। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो आपको सर अगर अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो आराम से जो समझ आ रहा है बस उतना समझो, बेसिक्स उसके बाद में करवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए चलो क्या कह रहा था मैं, फिस्कल पॉलिसी है ना। अब देखो फिस्कल पॉलिसी की दिक्कतें क्या है, या गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या दिक्कतें हैं। व्हेनेवर गवर्नमेंट इज देयर, गवर्नमेंट हमारे यहाँ कौन सी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इट्स अ पॉपुलर गवर्नमेंट। ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट क्यों, लोग अगर उसको पसंद करते हैं तभी वो सत्ता में है। तो सरकार लोगों के लिए तो काम कर रही है, जो उसका काम है, वी आर वेलफेयर स्टेट है ना, सरकार का काम है लोगों का ध्यान रखना, उसका वेलफेयर का ध्यान रखना। पर सरकार कई बार पॉपुलिस्टिक मेजर्स भी लेती है, जस्ट कि वो सत्ता में बनी रही, या अपना वोट बैंक के लिए, या लोगों को खुश करने के लिए, ऐसा होता है। तो क्या ऐसा करना सरकार के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? नहीं। अब मेरी बात सुनो, सरकार है पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो किसानों को बिजली का बिल आता है उसके ऊपर सब्सिडी देती है ना। अब सिंपल सी बात है, उसका मेजर क्या है, क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर स्टेट है, वहां पर सभी किसान हैं और किसानों को फायदा मिलेगा तभी वो वोट देंगे, है ना। सो वैसे पॉपुलिस्टिक मेजर्स लिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, बट ये फाइनेंसिस के लिए तो ठीक नहीं है। अभी ऐसा ही बात लगा लो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पर। ठीक है, अब देखो मैं इसे कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी निंदा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर एक 3,000 करोड़ रुपए का स्टैचू खड़ा कर दिया गया। वो 3,000 करोड़ रुपए किसी एजुकेशन पर, किसी की हेल्थ केयर पर, कहीं अच्छे हॉस्पिटल, कहीं अच्छे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता था। ठीक है, अब देखो उसका पर्पस क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट देती है या बहुत जो प्रो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं कि वहां पर ट्राइब्स हैं उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, मतलब हाँ दृष्टिकोण सही है, उनको रोजगार, मतलब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, टूरिज्म, हाँ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एक इंडिया के उसमें एक चांद एक तारा और जुड़ गया, जैसे कि हम वहां भी जाएंगे, लाइक वाइज गुजरात आए तो हम यहाँ इस पॉइंट में मिलेंगे ऑटोमेटिकली। सर ये हमें मतलब काफी प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट ईयर में उसकी स्टैचू की वजह से। देखो बट सर क्या सर, पर इसको सर वापस जोड़ने में ही सब कई साल लग जाएंगे, 3,000 वोट बनने में कई साल लग जाएंगे। ऑन एन एवरेज व्हाट आई रेड इन समवेयर कि उसकी डेली की फुटफॉल 1 लाख से प्लस है। ठीक है, और 1 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है वैसे, पहली बात। और फुटफॉल मान लो अब ना वो क्या है, एक मॉन्यूमेंटल चीज है, मॉन्यूमेंट का स्टार्टिंग में क्रेज होता है ना, एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है, पर वो क्रेज या वो है ना तीव्र इच्छा लोगों की उस जगह को विजिट करने की मतलब बनी रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, पहली बात। अगर मान लो वो आज का 1 लाख का फुटफॉल भी है और रोज के 10 लाख भी कमा रहा है, मान लो रोज का 1 लाख फुटफॉल है, ठीक है, रोज के 5 लाख कमा रही है वो जगह, कितने पैसे हुए, रोज के 5 लाख कह रहा हूं, कितने हुए, 5 से 15, 1.5 करोड़ हुआ, 1.5 करोड़ एक महीने का, तो साल का कितना हुआ, 18 करोड़, साल का 18 करोड़। वो भी मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर वो रोज 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉयज भी होंगे, उनकी सैलरीज भी होंगी, बिजली का खर्चा भी होगा, मेंटेनेंस भी होगी, है ना। अब अगर रोज 5 लाख प्रॉफिट में तब भी साल का 18 करोड़ ही बना, तो 3,000 करोड़ कब तक कवर होगा जाके। जिसको हम इस चीज में काउंट नहीं करते, प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग नहीं काउंट करते। हाँ, जो ये होती है ना, बट आई एम टेलिंग यू
जो मैंने पहले बोलने की कोशिश की या पहले बताया कि गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेती है, अब चाहे वो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जिस मर्जी से हो, पर उस 3,000 करोड़ का कहीं और उपयोग किया जा सकता था और उससे बेहतर तरीके से किया जा सकता था। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, इस 100 करोड़ से मैं कोई एक काम कर सकता हूँ, मान लो मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता हूँ, ठीक है, पर उससे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, 100 करोड़ है, पैसा है, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, है ना? या कोई तीसरा काम भी कर सकता हूँ, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता हूँ, कोई हॉस्पिटल खोल सकता हूँ, या कहीं पर रोड बना सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास है 100 करोड़, तो मैं काम तो एक ही कर सकता हूँ, ट्रू और नॉट? सब जगह तो नहीं खर्च सकता ना 100 करोड़, एक ही जगह खर्चूंगा। अब मान लो मैंने रोड ट्रांसपोर्ट को अहमियत दी कि ठीक है, स्कूल हॉस्पिटल्स पहले भी काफी है, पर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इट्स अ वेरी क्रूशियल फैक्टर ऑफ योर प्रोडक्शन लाइन, मैन्युफैक्चरिंग लाइन। ठीक है, अब मैंने जब इस काम को चूज किया, तो सेकंड बेस्ट काम जो मैं कर सकता था, मान लो मैं स्कूल खोल सकता था, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, दो चीजों में कंपेयर करते हैं। मैंने सेकंड को चूज किया और मैं जो पहले कर सकता था उससे, वो क्या था? स्कूल खोल सकता था। तो जो स्कूल खोल सकता था वो क्या है? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? व्हेन यू चूज अ वर्क ओवर द सेकंड बेस्ट वर्क, उसको हम सेकंड वर्स जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऐसे ही अगर इफ वी इरेक्टेड अ 3,000 करोड़ स्टैच्यू, तो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है? नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन, और कई सारे काम जो हो सकते थे। ठीक है, क्लियर हुई बात? मनीष कोई डाउट? देखो अगर तो आप इस बात से सहमत नहीं हो कि उस 3,000 करोड़ स्टैच्यू खड़ा कर दिया, वो हाँ, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट इतना है कि सरकार ने अगर कहीं पैसे खर्चे हैं, ठीक है, सर बट इसमें वो वर्ड है, क्योंकि वर्ड नहीं आ रहा है एक्चुअली, जो आपने कल या परसों स्टेटस में डाला सर। क्या डाला था मैंने? सर जो यूटिलिटेरियनिज्म। हाँ ये हाँ, वर्ड, ये वर्ड सर वो ये तो थ्योरी है जीएस मिल की। जिसमें जैसे हमें कुछ एक, जैसे हमें मेजॉरिटी उसको कुछ नहीं करते, जैसे 100 में से हमें। अब चलो उसी की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं। द थिंग इज देयर वाज अ पॉलिटिकल थिंकर जेएस मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल, ठीक है, उनकी एक थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या कहता है कि मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, अब 30 बच्चों में से 25 कह रहे हैं कि सर हमें 10 बजे का टाइम सूट कर रहा है, ठीक है, 5 कह रहे हैं कि सर हमें 11 बजे का सूट कर रहा है, तो हम किसकी सुनेंगे? तो सरकार या कोई भी, या हमारा एथिक्स है ना, हमारी मॉरल वैल्यूज, हमारा सोसाइटी भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि जो ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल खुश हो, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। ठीक है, अब कोई काम करने से, मान लो चाहे चलो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देते, कोई भी मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है, majority of the people are happy with it, then it will be constructed and it should be constructed। समझ रहे हो बात को मेरी को? कोई ऐसा काम, वो किसी भी तरह का काम हो, सिर्फ हम थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, डिटेल में नहीं जाते, कोई भी काम जिससे ज्यादा लोग खुश हों वो किया जाना चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट भी, हमारी सोसाइटी, हम खुद, मान लो मैं हूं, आई एम टीचर दे, है ना, आप सब में किसी, मान लो टेस्ट है, टेस्ट तो कौन खुश होता है? पार्टी दे रहा हूं, है ना, कुछ भी कर रहा हूं, कोई भी काम कर रहा हूं, उससे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स खुश हैं, तो वो काम किया जाना चाहिए। अगर मान लो कल को ऑफ करना है, 2-4 बच्चे कह रहे हैं नहीं सर क्यों ऑफ करना है, मेरे को भी लगा है चलो क्यों ऑफ करना है यार, आज भी तो आए हो, कल भी आ जाना, बट 20 ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट नहीं सर कल हमें ऑफ चाहिए, या कल कोई त्योहार है, कल हिमाचल डे है, कल कोई हमारा लोकल त्योहार है, कुछ भी है, सो हम ऑफ करेंगे, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करना। इसी पर हमारी सोसाइटी, हम खुद, ह्यूमन बिहेवियर, गवर्नमेंट, एथिक्स, मॉरल वैल्यू, सब इसी पर काम करता है। और इस चीज की सबसे बड़ी खूबसूरती, या पॉलिटिकल थॉट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि आप कई स्टेटमेंट्स ऐसी पढ़ेंगे जो मतलब कई 100 साल पहले लिखी गई है और वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। जैसे उस दिन लेक्चर में कराया था ना, हाँ सॉक्रेटिस प्लेटो वाला,
चलो अब हम पॉलिटिकल यूटिलिटी नहीं होता, यूटिलिटी यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गया? क्लियर बच्चे? क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वो तो उपयोगितावाद है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमने एक काम के ऊपर दूसरे काम को चुना, तो जो हमने दूसरा काम छोड़ा है, सेकंड बेस्ट, व्हाट वी लेफ्ट, जिसको हमने छोड़ दिया, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उस काम को करने की, पहले काम को करने की। ठीक है, समझ आया? थोड़ा आइडिया हो गया वो बहुत है, अगर डिटेल में मतलब थोड़ी भी कंफ्यूजन रहे तो उसको कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो पॉपुलर गवर्नमेंट पॉपुलिस्टिक मेजर्स समझ आ गया बेटा? गवर्नमेंट डू टेक पॉपुलिस्टिक मेजर्स, क्योंकि उसको पॉपुलर बने रहना है, पॉपुलर गवर्नमेंट रहेगी तभी सत्ता में रहेंगे। ठीक है अच्छा चलो, तुम सबके पास नोट्स हैं, तुम लोगों के पास बुक नहीं है ना? चलो एक काम करो, तुम दोनों ना इकट्ठे बैठ जाओ और इसी बुक को पढ़ो, तुम उसके साथ वो बुक जरूर रखो। छाड़ दो, as if you guys were not sharing the yesterday, you guys were also sharing the same book. चलो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज और साथ में सर इन्होंने आईएएस बिठा रही है शक्तिकांत सर। तो सर इससे तो सर इकोनॉमी थोड़ा प्रभावित क्यों हो रही है? आरबीआई देखो, आरबीआई was never and will never be an autonomous body. RBI Act 1934 does not define it as an autonomous body, so hence it is autonomous, not autonomous. But sometimes the person who is a governor, ठीक है, अब तो वो भी उन्होंने प्रोसीजर ही खत्म कर दिया, वो भी पहले की बात है। When governor was, अगर वो उसकी बात सुनता है तो भी ठीक है, नहीं सुनता है तो भी ठीक है। क्लॉज नहीं हटा, क्योंकि वो पहले भी नहीं था। RBI was not never autonomous technically, ठीक है, it was the personality of the governor who made it RBI autonomous or not। ठीक है, अब तो उसको भी खत्म करके, उस पॉसिबिलिटी को भी खत्म करके वो एमपीसी ले आए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ लेंगे। पॉपुलिस्टिक मेजर सिर्फ इतना है कि देखो, एक सिंपल बात समझो ना, आरबीआई का एक सिंपल कुछ फंड अलॉट कर दिया है, सॉरी गवर्नमेंट को, लोकसभा अलॉट करेगी बजट पास करके, तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा है, अब उस पैसे से वो क्या करते हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट है ना, दे आर द एग्जीक्यूटिव हेड्स, दे हैव टू डिसाइड। आरबीआई इतना कह सकता है, आरबीआई का काम है कि मॉनेटरी को मैनेज करना, अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो रखी है तो उसको ऑब्जर्व करना, अगर कम हो रखी है तो उसको बढ़ाना। ठीक है, मैनेज करना चीज। जैसे 50% सर जैसे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पर 50% ऑटोनोमिसिटी क्यों चाहिए? थोड़ी ऑटोनॉमी है, जैसे एमपीसी भी है, एमपीसी में कास्टिंग वोट तो है ना, थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए, आई गॉट योर पॉइंट, बट उसके लिए फिर कास्टिंग वोट रखी गई है, और ये टेक्निकली तो वो गवर्नमेंट की ओन्ड एंटिटी है। आरबीआई इज गवर्नमेंट्स बैंक, उसका ओन किया हुआ बैंक है वो, है ना, तो उसका ऑटोनॉमस होना उतना संभव नहीं है, पर अभी भी आरबीआई बहुत ऑटोनॉमस है। पॉपुलिस्टिक बेसिस लेते गवर्नमेंट कुछ है ज्यादा ही हो जाती है, ज्यादा एक्सपेक्ट जज्बाती हो जाती है, कुछ भी बोल देती है। और जैसे मानो आज की न्यूज़ है, आज 1.3 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर इंडिया प्लेन्स पे, फाइटर जेट्स पर। 114 प्लेन्स खरीदने की इच्छा है हमारी। कुछ नहीं अभी, स्पेसिफिक कुछ नहीं है अभी, तो इंडिया एक्सपो आएगा अभी तो। रशिया से नहीं लेंगे ना, पाकिस्तान से ले लेंगे, क्योंकि रशिया के पास जो प्लेन्स है, जैसे कोई 35 है, या वो सर पहले से उनके पास, वो पहले चाइना के पास है। उनके पास। चलो इसको करंट अफेयर में कर लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। 48 तो सर अभी हाल से अभी ऑर्डर दिया है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया तो बन जाएंगे, कोई नहीं। 48,000 करोड़ का है, 48,000 करोड़ का वो टेंडर है, ठीक है। चलो अब गिनती मुझे भी नहीं याद एग्जैक्टली कितनी है। अभी आ जाओ फिस्कल पॉलिसी पे, क्या पढ़ा हमने अभी, उसमें कोई डाउट रही? सस्टेनेबिलिटी और लेबर इंटेंसिव। देखो, अगर मान लो फिस्कल गवर्नमेंट, सॉरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट पॉपुलिस्टिक मेजर्स लेती है, तो क्या वो सस्टेनेबल है पॉपुलिस्टिक मेजर्स लेना? अब आपके पास 100 करोड़, आपके पास 100 रुपए है, करोड़ छोड़ो, आपके पास जेब में 100 रुपए है, ठीक है। आपको पता है कि 10,000 रुपए, आपको पता है कि आपका महीने का खर्चा 10,000 रुपए के हिसाब से निकलना है, ठीक है। पर आपसे कोई चंदा मांगने आ गया, अब आपने 1,000 रुपए चंदा दे दिया, डोनेशन दे दिया किसी को, किस प्रेशर में?
सोसाइटी के प्रेशर में या सोसाइटी के लोगों को खुश करने के लिए, जो सामने खड़ा है उसको खुश करने के लिए? जाहिर सी बात है वो मांगने आप खुद तो नहीं देने गए, है ना? तो आप कई बार दे देते हैं, आप नहीं भी देना चाहते थे, बस प्रेशर में ऐसे ही। तो वो क्या है? पॉपुलिस्टिक मेजर है। तो उससे आपकी इकोनॉमी बिगड़ेगी। जैसे घर की 10,000 जिसकी घर की इनकम है, यू आर स्पेंडिंग 10% आउट ऑफ योर ओन पॉकेट just for a populistic measure, just to be seen as a good person by other people, है ना? तो वो आपकी इकोनॉमी बिगाड़ेगा। ऐसे ही अगर सरकार ऐसे फालतू के पंगे लेती है तो सरकार की इकोनॉमी बिगड़ेगी, तो उससे जो ग्रोथ होगी उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, अब देखो बजट कौन से आर्टिकल में? ठीक है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आवर बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट। अब इसको किताब में बाद में देखना, पहले बोर्ड पर समझ लो। ठीक है, बाद में इसको पढ़ लेना। रेवेन्यू अकाउंट क्या है? रेवेन्यू आगे फर्दर दो में डिवाइडेड होगा। ठीक है, बोली बोली दोबारा बोलो। हाँ, रिसिप्ट नहीं होता, रेवेन्यू रिसीट। रिसीट, हाँ मेरे को लग रहा है, दिख रहा है मेरे को। तुम लोगों को तो हिंदी भी करवाने की जरूरत है सही में। तुम लोगों का हिंदी का उच्चारण इतना भयंकर है ना। चलो आ जाओ, पर्ची होता है। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू हमारा बजट जो होता है, या हमारा बजट एक स्पेलिंग मतलब सॉरी स्पेलिंग नहीं, बजट सही वर्ड नहीं है, इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट एक इनफॉर्मल वर्ड है, हम जैसे कॉमनली यूज करते हैं इसको। ठीक है, हम कई वर्ड ऐसे होते हैं ना जो एक्चुअल में होते नहीं है, हम बस यूज कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे में बजट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। कैपिटल को बाद में करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिसीट, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर। अब इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वट एवर गवर्नमेंट अर्न्स, इसको ऐसे बनाते जाना। ठीक है, जो भी सरकार कमा रही है, वट एवर इज गवर्नमेंट अर्निंग बाय इटसेल्फ। अर्निंग कहां से होगी सरकार की? सरकार टैक्सेस से। टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है वो सरकार की अर्निंग है। वो कोई भी टैक्स हो, जीएसटी हो, वैट हो, कस्टम ड्यूटी हो। ठीक है, अब नॉन टैक्स सोर्सेस क्या होंगे? जो किसी तरह की सेवा प्रदान कर रहे हैं उसके बदले जो बिल मिल रहा है। अगर मान लो सरकार पैसा दे बिजली पे दे रही है हमें, तो उसके बदले जो हम बिल कर रहे हैं वो भी सरकार की इनकम है ना। दे आर प्रोवाइडिंग अस अ सर्विस एंड वी आर पेइंग फॉर द सर्विस। ठीक है, सो द चार्ज विल बी अकाउंटेड फॉर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो हुए जो टैक्स सोर्सेस है। नॉन टैक्स सोर्सेस हो गए जो आपकी सर्विसेज, और क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट, रेलवे, उससे जो इनकम होती है। या अब देखो वेपन्स बेचे, वो भी इनकम है एक तरह की, है ना? अब देखो जो ये रेलवेज हैं, ये आपकी ट्रांसपोर्ट है, ये सब क्या है? ब्रॉडर टर्म क्या है इसके लिए? पीएसयू, है ना? पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या यूनिट्स। बेसिकली सरकारी कंपनियां। अब सरकारी कंपनी है तो सरकार की कंपनी है। अब वो कंपनियां अगर कुछ कमाएंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, तो वो किसकी इनकम होगी? सरकार की इनकम होगी, है ना? अब रेवेन्यू में रिसीट के अंदर हम उस पैसे को शो करेंगे जो सिर्फ अर्न किया है गवर्नमेंट ने, जहां हमारी इनकम है। ठीक है, आर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट वट एवर इट हैज बीन अर्न बाय गवर्नमेंट विल बी शोन अंडर रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है बच्चे? रिधि, शालिका, शालिका नाम है ना आपका? बहुत अच्छी बात है, मुझे पहली बार नाम याद हो। अच्छा मजाक कर रहे हो? मेरे को देखो पहली बार नाम याद नहीं होते, मेरे को 2-3 बार लगते हैं। इसको परसों मैं नीरज बोल रहा था। अरे अब तो याद है नितेश। ठीक है, बस 2-3 मिनट लगते हैं। चलो एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट क्या होती है? जो पैसे आए। एक्सपेंडिचर जो पैसे गए या हमने जो खर्चे। अब खर्चे के कहां? देखो हर वेलफेयर, ठीक है, हम इसमें कहां पैसे खर्चेंगे? वेलफेयर में। और
सैलरीज में, सैलरीज लिखा है वहां पे, सब्सिडीज, डिफेंस, सैलरी। अभी देखो इसका पर्पस क्या है। एसेट पता है क्या होता है शालिका? एसेट पता है क्या होता है? जो सर किसी चीज के अपने होते हैं। हाँ, जैसे ये मार्कर है ना, या मान लो ये घड़ी है, जो कपड़े पहने ये मेरे अपने है ना, तो दिस इज माय एसेट। ठीक है, तो दो तरह के खर्चे करती है गवर्नमेंट। वन इज जो एसेट क्रिएट करते हैं, दूसरा जो एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। जो एसेट क्रिएट नहीं करते हैं उसको बोलेंगे मेंटेनेंस। सही है बात? अब जैसे मान लो मेरा मोबाइल है ना, मोबाइल जब खरीदा था वो एसेट बनी, पर अब इसकी मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस क्या है? मान लो गार्ड टूट गया, कवर खराब हो गया, तो ये इसकी मेंटेनेंस है। ठीक है, तो जब गार्ड लगवा रहा हूं, ऐसे खर्चे जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है, उससे कोई नई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, उसे हम यूज कहाँ शो करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे अब मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट किसी विषय पर सब्सिडी दे रही है, ठीक है, सैलरीज पे कर रही है, सब्सिडी दे रही है, उससे कोई नई एसेट क्रिएट हो रही है? नहीं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉन एसेट क्रिएटिंग। इसको पूरा लिखना, मैंने एनएसी लिखा है, इट इज नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर, ऐसे लिखो, इट इज नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब इसी में डिफेंस भी आ गया आपका, सब्सिडीज आ गई, वेलफेयर आ गई। सरकार अगर वेलफेयर कर रही है, मान लो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, उसके तहत आपके ऊपर जो खर्चा कर रही है सरकार, उससे कुछ सरकार के लिए एसेट क्रिएट हो रही है? नहीं, इट इज जस्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। बट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी, तो दैट एक्सपेंडिचर विल बी शोन अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर सर जैसे एक तरह जो वो हमने स्कीम पढ़ी थी ना जिसमें गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है, तो उससे तो एक तरह से एसेट बन रहा है ना कि वो फिर आगे हेल्प होगी हमारी जीडीपी को, तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा। देखो आएगा तो वो एक्सपेंडिचर में। अब देखो समझो इस बात को, एसेट का मतलब क्या होता है कि जो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए अभी एसेट बन रही है ना। तो जो वो लोग कमाएंगे, वो ऐसा तो नहीं कि लोग कमा के सरकार के खाते में डालेंगे, है ना। अंडरस्टूड सी बात है ना, वो अपने लिए कमा रहे हैं, तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर वो सरकार के लिए एसेट नहीं है। सरकार को एज अ इंडिविजुअल, एज अ एंटिटी मानो ना। मैंने आपको कोई बात सिखाई, मान लो आज पढ़ा ही रहा हूं, है ना, तो मैं आप पर अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ स्पेंड कर रहा हूँ। कल को क्या आप अगर लग जाओगे, सैलरी मुझे पकड़ाओगे, हालांकि मैं ले सकता हूँ, मना नहीं करूंगा, पकड़ा दियो, पहली वाली पकड़ा दियो यार, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं कि आप सारी उम्र मेरे को सैलरी देते रहोगे, है ना, या अपना एक दसवंध करते रहोगे, वो नहीं करोगे ना। तो आप मेरे लिए एसेट क्रिएट नहीं हुए, ठीक है। इट इज जस्ट अ वेलफेयर, वेलफेयर भी नहीं है, मतलब द थिंग इज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम डिफेंस पर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है? जो तो हम जहाज वगैरह खरीदते हैं वो एसेट क्रिएशन है, पर डिफेंस की जो सैलरीज पे हो रही है, ठीक है, वो सब तो एसेट क्रिएट नहीं कर रहा ना, ऐसे। अब आ जाए कैपिटल पे, रेवेन्यू खत्म हो गया, क्लियर हो गया सालिका? बजट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट, जो पैसे आए सरकार ने जो कमाई की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई, नॉन एसेट क्रिएटिंग, ठीक है। अब बात करें कैपिटल की, जैसे रेवेन्यू डिवाइडेड है वैसे कैपिटल भी डिवाइडेड होगा रिसीट एंड एक्सपेंडिचर में। कोई डाउट यहां में? अब देखो कैपिटल रिसीट क्या होती है जी, पहले ये पढ़ लिख लो सारा। अब देखो ये क्या है, जो तो सरकार ने कमाया है, तो सरकार के पास कमाए बिना भी पैसे आ सकते हैं। कैसे? हाँ, अब मान लो सरकार ने किसी पॉइंट पे किसी को लोन दिया था, ठीक है। देखो अब इसको भी जरा ध्यान से समझना, सरकार ने एक लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनी एंटिटी एक्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन दिया है टू एंटिटी एक्स, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर एंटिटी एक्स, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई फॉरेन गवर्नमेंट हो, कोई पीएसयू हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है ना, पीएसयू भी हो सकती है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसे लोन दे रही है तो एक प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इंटरेस्ट अमाउंट होगी। जब तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जब तो वो वापस आ रही है हमारे पास, वो कहां शो करेंगे हम? कैपिटल रिसीट में।
जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट वापस आई, मान लो 4000 करोड़ का लोन दिया था, वो 4000 करोड़ हम शो करेंगे कैपिटल रिसीट में, पर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। अब मान लो 4000 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ इंटरेस्ट है, तो वो 100 करोड़ रुपए सरकार की कमाई है। कमाई कहाँ शो करते हैं हम? रेवेन्यू रिसीट में। शालिका समझ आया? एक थोड़ा आइडिया लो बेसिक। अगर हमने किसी को लोन दिया है, आपने खुद ने भी लोन दिया है मान लो, तो आपके पास आपने 10,000 लोन दिया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो आपकी इनकम होती है, वो कमाई होती है। हमने एक सिंपल क्राइटेरिया बना लिया कि जो सरकार की कमाई है वो चाहे टैक्स सोर्सेस से आए चाहे नॉन टैक्स सोर्सेस से आए, वो हम रेवेन्यू रिसीट में शो करेंगे। ठीक है। अब जो किसी भी पॉइंट पे हमने एक लोन दिया था, 4000 करोड़ का लोन दिया है, उसके ऊपर 100 करोड़ बन गया इंटरेस्ट, इतना नहीं बनता होता, चलो मान लिया है फॉर द यूज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लोन दिया था, जब वो वापस आएगी, क्योंकि वो जब लोन देते हैं ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, तो वो लोन जब वापस आएगा वो कहाँ लिखेंगे? कैपिटल रिसीट में। हमारा पैसा था वापस आ गया। हमारा पैसा जब वापस आया है, जो दिया हुआ था वो ला लिखेंगे कैपिटल रिसीट में, पर जो उस पर इंटरेस्ट कमाया है वो इनकम है, तो वो इनकम कहाँ रखेंगे? रेवेन्यू रिसीट में। अब क्लियर हो गया? कैपिटल रिसीट क्लियर हो गया? कैपिटल रिसीट का सिंपल अगर सरल भाषा में समझें तो कोई भी पैसा कहीं से भी जुगाड़ करके हम लाए हो, जो हमारी इनकम नहीं है पर हमने पैसा लिया है, मतलब कहीं से उधार ही लिया होगा। देखो, जो पैसा हमारी इनकम नहीं है पर हमने पैसा का जुगाड़ किया है, वो कहाँ से आ सकता है? लोन से आ सकता है, उधार से ही आ सकता है ना? या कोई एसेट बेच के आ सकता है। अब मान लो आप घर की इकोनॉमी देखो, है ना? आपके घर में अगर 10,000 की मंथली इनकम है, वो आपकी, पर आपको जरूरत है 12,000 की, तो ऊपर का 2,000 आप कहाँ से लाओगे? या तो आप घर को कोई चीज बेचोगे, है ना? सोना बेचोगे, सिल्वर बेचोगे, कुछ भी करोगे, या आप कहीं से उधार लोगे, या और क्या हो सकता है, आपने कभी किसी को कुछ पैसे उधार दिए थे, वो वापस आ गए हैं। यही पॉसिबिलिटीज है। सरकार नहीं ना कर सकती, सरकार आपके जैसी नहीं है, तो सरकार चोरी नहीं कर सकती, सुधर जाओ। ठीक है, बात समझे? या तो सरकार उधार ले सकती है, या कोई अपने एसेट बेच सकती है, या तीसरा काम क्या कर सकती है, कभी किसी को लोन दिया था वो वापस आया हुआ है। तो कैपिटल रिसीट में क्या लिखेंगे हम? बोरोइंग। और क्या कर सकते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। और क्या है? लोन्स, है ना? ठीक है, क्लियर होगी बात? कैपिटल रिसीट में कहां से आएंगे पैसे? या तो हम करेंगे बोरो, और क्या कर सकते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे हम पीएसयू के कुछ शेयर बेचते हैं, हम्म सरकार अगर बेचती है हम्म कि अपना जो फिजिकल डेफिशिएंट है उसको दिखा सके, सही 51% गवर्नमेंट को कीजिए, बाकी हम सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। पीएसयू क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएससी कुछ भी लिख लो, सीपीएससी बोलते हैं इसको ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बेसिकली सरकार की कंपनियां। अब सरकार की कंपनियों में जब सरकार अपने शेयर बेचेगी, अपना हिस्सा किसी और को बेचेगी, तो उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलेंगे, वो क्या होगी? डिस इन्वेस्टमेंट। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसे ले रहे हैं वापस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज। ठीक है। दूसरा क्या है? लोन रिकवरी। इसमें कोई डाउट? सिंपल है। फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलिस्टिक मेजर्स भी लेती है, तो इट शुड नॉट टेक पॉपुलिस्टिक मेजर्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ गया। अब हमारा आर्टिकल 112 के तहत होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली बजट। बजट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल। Revenue is further divided into receipt and expenditure. Capital is also further divided into receipt and expenditure. Revenue receipt में हम क्या काउंट करते हैं? Whatever is our income, जो भी हमने कमाया है अभी तक पिछले वित्तीय वर्ष में या इस वित्तीय वर्ष में, जो भी हमारी इनकम रहेगी। ठीक है, इनकम और उधार में फर्क होता है ना? हाँ, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर्स की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, वो अलग स्टेटमेंट है ना, जो इनकम हुई हमारी। अब वो कुछ भी कहीं से भी हो सकती है, जो टैक्सेस से हो रही है वो भी सरकार की इनकम है, नॉन टैक्स सोर्सेज से किसी पावर के सब्सिडी के ऊपर, सॉरी सर्विसेज के अगेंस्ट उसे जो मिल रहा है वो भी उसकी इनकम है।
पीएसयू जो कमा रही है वो भी एक इनकम है, ऐसे तो बिजली भी पीएसयू देती है ना हमें, ठीक है। एक्सपेंडिचर, वेलफेयर, मेंटेनेंस, सैलरीज एक्सेट्रा। कैपिटल रिसीट में क्या होता है, कोई लोन रिकवर हो गया हो, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट या बोरोइंग, कहीं से हमने उधार लिया है वो भी हमारी कैपिटल रिसीट है, कहीं पर हमने डिसइन्वेस्ट किया है वो भी हमारी कैपिटल रिसीट है, और लोन रिकवरी। अब आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, पहले इसको रब कर ले। क्या होता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ जरा। दैट क्रिएट एसेट, जैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पास पढ़ा, ठीक है, वहां पर हमने क्या लिखा है, एनएसी लिख लिया है ना, नॉन एसेट क्रिएटिंग। तो ये होता है कैपिटल, क्या लिखेंगे इसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, ये एसेट क्रिएटिंग है। एसेट क्रिएटिंग कैसे, सरकार कहीं पर भी ऐसा पैसा खर्च कर रही है, मान लो से हॉस्पिटल बना रही है, ठीक है, छोड़ दो एग्जाम्पल, कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ठीक है, कोई सरकार स्कूल बना रही है, कोई सड़क बना रही है, अटल टनल बना दी, अटल टनल क्या है, वो भी तो एक तरह की एसेट है। तो जो इस तरह के खर्चे जिससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिंपल इतना कि जिससे कोई कैपिटल क्रिएट हो रही है। क्लियर होगी बात, दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। आगे क्या है, डेफिसिट। अब देखो डेफिसिट क्या है, डेफिसिट होता है जी एक्सपेंडिचर माइनस, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट है, उल्टा कैसे हो सकता है, आप कह रहे हो कि डेफिसिट होता है रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही है, ठीक है, यही लिखा है जी, हाँ, तो वो डेफिसिट होगा। अब देखो सिंपली डेफिसिट होता कब है, डेफिसिट का मतलब क्या है, जब आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज्यादा है। मेरी 10,000 रुपए इनकम थी, ठीक है, मतलब है, मान लो अभी भी मेरी सैलरी बहुत कम है, 10,000 रुपए इनकम है, इस 10,000 रुपए जो इनकम है इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉरी 10,000 रुपए मेरी इनकम है और 11,000 रुपए मैं खर्च रहा हूँ महीने का, क्या मेरा खर्चा खड़ा होगा, कोई बीमार पड़ गया, मैं खुद बीमार हो गया, कोई एसेट क्रिएट कर दी थी, कुछ भी, तो वो 1,000 रुपए कहाँ से आएंगे, वो कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है, कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसको जो उसको वर्ड को क्या बोलेंगे हम, डेफिसिट। व्हेन आवर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन आवर रेवेन्यू या इनकम, ठीक है, उसको बोलेंगे डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट या आपकी एक्सपेक्टेड बोरोइंग। एक्सपेक्टेड बोरोइंग वर्ड सही होगा, एक्सपेक्टेड बोरोइंग क्या होता है, जहां मतलब इतना हमें एक्सपेक्टेड बोरोइंग मतलब इतना हमें कम से कम बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आप कह रहे हो कि डेफिसिट शुड बी रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर, अब देखो बात तो सिर्फ इतनी है कि आपके खर्चे और आपकी इनकम का डिफरेंस। अब जाहिर सी बात है बड़े अक्षर से ही छोटा अक्षर माइनस करोगे ना। अब अगर आपका एक्सपेंडिचर 11 है तो आपका रिसीव्ड 10 है, तभी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। इससे आपका क्या निकलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी ना, दैट हैज टू बी पॉजिटिव, इसलिए मैंने एक्सपेंडिचर आगे लिखा है। रेवेन्यू आगे लिखोगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि नेगेटिव का मतलब वो इसको ऐसे लिख लेंगे, नेगेटिव मतलब डेफिसिट, और जो आपकी वैल्यू आई वो आपका अमाउंट। तो मैंने उसको पॉजिटिव रखने के लिए मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस है, कम से कम तू तो मत ये बोल, ठीक है। 11 माइनस 10 मैथमेटिकल ऑप्शनल, समझ आई बात। इसको चाहे रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर लिख लो, चाहे एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट लिख लो, द थिंग इज अबाउट डिफरेंस, ठीक है। अगर नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव डेफिसिट शो कर रहा है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू सीधी सीधी, इसलिए मैंने एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट लिख दिया है। जाहिर सी बात है जब हम बात कर रहे हैं डेफिसिट की, तो डेफिसिट हमेशा तभी होगा जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। इतनी तो 10th में पढ़ा होगा ना। चलो डेफिसिट समझ आ गया। डेफिसिट क्या होता है, जब आप खर्चे ज्यादा हैं आपकी इनकम कम, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, व्हेन द टोटल अर्निंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी टोटल रिसीट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब देखो रेवेन्यू 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 डेफिसिट, समझ आ रहा है चाले का? आइडिया हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं कौन सी भाषा में चल रहे हैं, बस इतना ही लगना चाहिए। जो समझा रहा हूँ बस उसका 10% भी समझ आ रहा है ना, तो वह इनफ है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या बात कर रहे थे उसकी, रेवेन्यू डेफिसिट की। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है जी? What government earns? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार समझा चुका हूं, बस वो रेवेन्यू अकाउंट का है। ठीक है, अगला कौन सा है? अब ये समझो जरा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा दैट रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, चल के इतनी बात क्लियर है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी इनकम कम है। तो जो ऊपर का खर्चा, हमें पैसा कहीं से लेके आना है, चाहे वो उधार लें, कुछ बेचें, पैसा तो जुगाड़ तो करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू रिसीट, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन एसेट क्रिएटिंग, है ना? लिख लूं यहां पर एनएसी। तो एक टर्म होती है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड क्या होता है जी? स्टेट को दी जाती है जब स्टेट को जरूरत हो। हाँ, ठीक है, बेसिकली केंद्र सरकार जब अपने हिस्से में से कुछ पैसा राज्य सरकार को दे रही है, उसे हम ग्रांट इन एड कहते हैं। मतलब जरूरत के टाइम पे दिया। ग्रांट इन एड बेसिकली ये जरूरत के टाइम की बात नहीं है। ठीक है, ये हर बार दिया जाता है, क्योंकि देखो मान लो हिमाचल है, हिमाचल से भी इनकम टैक्स का शेयर जा रहा है। इनकम टैक्स हमेशा हम केंद्र सरकार को देते हैं, पर यहाँ के लोगों के लिए एक शेयर आएगा, जीएसटी है उसका भी एक शेयर आएगा। ठीक है, वो राज्य सरकार को दिया जाता है। वेरी करता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है उसको। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कौन बिठाता? आर्टिकल 280 बिठाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि हाउ मच पार्ट ऑफ योर अर्निंग शुड बी गिवन टू स्टेट्स। ठीक है मनीष, यहाँ देखो ग्रांट इन एड समझ आया? अब ग्रांट इन एड अगर हम देखो, मैं केंद्र सरकार हूं, हमने रेवेन्यू रिसीट के में क्या पढ़ा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में विच इज नॉन एसेट क्रिएटिंग, एनएसी नॉन एसेट क्रिएटिंग। अब मैंने रिधि को पैसे दिए, हिमाचल गवर्नमेंट को पैसे दिए, हिमाचल गवर्नमेंट अपने ने उन्होंने पैसे ले लिए। ठीक है, उन्होंने पैसे ले लिए, अब पैसे लेके उसका वो स्कूल कुछ ना कुछ तो करेंगे, चाहे स्कूल बनाए, सड़कें बनाए, राज्य सरकार बनाए, है ना, अपने लिए एसेट क्रिएट करे। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उससे एसेट तो क्रिएट कर रही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेंटर ने जो पैसे दिए उसके लिए सेंटर के लिए तो वो एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट हो रही है। पर बेसिकली जो पैसा दिया उसी पैसे से एसेट क्रिएट हो रही है ना, तो क्या उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखना सही होगा? क्योंकि देखो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे शो करेंगे जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। अब देखो इसमें झोल क्या है, पर उसी पैसे से क्रिएट भी हो रही है, सेंटर के लिए हो रही है तो स्टेट के लिए तो हो रही है। तो हमारा आरडी बहुत ज्यादा बड़ा ना दिखे, हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ले आए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें क्या करेंगे हम, रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देंगे एसेट क्रिएटेड, या वैल्यू ऑफ एसेट क्रिएटेड या वैल्यू ऑफ एसेट क्रिएशन। ठीक, बाय ग्रांट इन एड। देखो सरल बातों में समझो, अब सरकार क्या कह रही है? ठीक है, माना कि केंद्र सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, तो केंद्र सरकार की जो अकाउंट बुक होगी उसमें वो खर्चा हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कि उससे एसेट क्रिएट नहीं हो रही, पर इवेंचुअली उसी पैसे से एसेट क्रिएट भी हो रही है, क्योंकि स्टेट कुछ ना कुछ तो कर रही है, उसका स्कूल बनवा रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। तो वो पैसा या हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा ना दिखे, हम एक नया कॉन्सेप्ट ले आए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 1000 करोड़ था, है ना, तो उसमें से ग्रांट इन एड पे मान लो हमने 500 करोड़ कमा दिया, तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या रह जाएगा?
500 करोड़। तो 1000 करोड़ डेफिसिट और 500 करोड़ डेफिसिट, 500 करोड़ ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा ना। आपका रेवेन्यू डेफिसिट कम हो गया क्योंकि उससे एसेट तो क्रिएट हो रही है। इससे क्या परसेप्शन बनेगा उन किताबों को देख के कि भाई इतने भी घाटे में नहीं है सरकार। बट वो तो वही बात है, सेंटर पास है कुछ नहीं, बट वो दिखा रही है हमको बहुत, जैसे हमारे पास देखो है कुछ नहीं की बात नहीं है तो देश में ही ना। अब देखो मैं एक लीगल एंटिटी हूँ, आप एक लीगल एंटिटी हो, ठीक है। हम दोनों के लीगल डिफरेंसेस होने के कारण वी आर डिफरेंशिएट, वी आर टू बोथ डिफरेंट लीगल एंटिटीज। इसलिए हमारे बुक्स में आपका घाटा भी शो हो रहा है, मेरी बुक्स में ये शो हो रहा है कि यार जो मैंने मनीष को पैसे दिए उसने कुछ नहीं किया। पर आपको जो मैंने पैसे दिए वो आप कोई क्लॉक लेके आए, कोई ऐसी चीज लेके आए जो यूज तो रूम में ही हो रही है ना, यूज तो हम क्लासरूम में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरे लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई। गेटिंग माय पॉइंट? किया जाता है ना कि ताकि माइनॉरिटी का जीवन मिले बाहर। इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो एसिड ज्यादा क्रिएट हो गए वहां पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो उनकी जो ग्रांटेड रेट है वो कम कर देंगे। नहीं, क्यों करेंगे? वो फिक्स ही रखेंगे जैसे। हाँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जैसे जब हम कोई पैसे बोरो करके अपने एसेट क्रिएट करके तो वो कितना आएगा? पैसे बोरो करके, पैसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट क्रिएशन तो हमने पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो होता ही नॉन एसेट क्रिएटिंग है ना, पर उससे इवेंचुअली अगर थर्ड पार्टी उसे क्रिएट कर रहे हैं तो भी हम उसे काउंट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है या इवन वर्ड हमारा डेफिसिट है वो ज्यादा ना दिखे, क्योंकि ज्यादा डेफिसिट का मतलब ज्यादा कमजोरी, तो हमें ज्यादा कमजोरी शो नहीं करनी है, ठीक है। वीक इकोनॉमी दिखेगी। अब ज्यादा डेफिसिट दिखेगा तो इकोनॉमी वीक तो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो जाएगी, तो कोई हमें लोन भी नहीं देगा, ठीक है। तो इन चीजों के लिए हम ये जुगाड़ करते रहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? बजट डेफिसिट एक डिस्कार्डेड कॉन्सेप्ट है, ना हम इसे पढ़ेंगे ना पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1997 से ये डिस्कार्ड हुआ है बजट डेफिसिट, क्योंकि इसमें थोड़े कुछ फ्लॉज थे। पर उसके नीचे कुछ मैंने अंडरलाइन किया हुआ थी, उसे पढ़ना जरा, थोड़ा लाउड पढ़ना। बजट डेफिसिट के नीचे पिछले पेज पे। अच्छा, अगले अगला अगला ये देखो नेक्स्ट पेज पे ऊपर। हाँ ये, हाँ पढ़ो से। Fiscal deficit mirrors the health of government finances most comprehensively and accurately, unlike the budget deficit concept, and so is the only deficit that is charged to be rationalized by the government of India from 2018. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज अ बेटर वे, इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट्स हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। सरकार के पास कितने पैसे हैं, कितने नहीं है, कितनी हैसियत है, ठीक है, उसको ज्यादा अच्छे से क्या दर्शाता है? फिस्कल डेफिसिट रेदर देन बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, 1997 का कॉन्सेप्ट है, उस सबसे हमने छोड़ दिया है। जिसको 20 साल हमें हो गया छोड़ने के लिए, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको फिर भी पढ़ना हो तो मेरे से वैसे पढ़ लेना, क्लास में टाइम नहीं खराब करेंगे। अगला क्या है? मोनेटाइज करना। हम कैसे उसको मोनेटाइज करेंगे? अब देखो, डेफिसिट तो हो गया है जी, 1000 करोड़ हमारा डेफिसिट है, पर ये 1000 करोड़ आएगा कहां से? घर की खेती है, जब मर्जी छाप लो, है ना? सही बात है शैल का, अपना है बैंक, अपनी आरबीआई, अपने नोट, अपने पैसे छाप लो घर बैठ के। हो सकता है ये? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अपने जो एसेट वो है वो क्रिएट डिपेंड करते हैं, हमारा जो ये है वो गोल्ड या हमारा ये स्पेसिफिक ये है, ना वो अपने ही हम नोट है वो छाप सकते थे, उससे तो नहीं छाप सकते। थोड़े उलझे हुए हो इस बात पर। बेसिकली यानी मनी इज पेग्ड टू योर गोल्ड, वो सिस्टम वो बहुत पुराना है। रिचर्ड निक्सन ने उसको खत्म कर दिया, उसी को बोलते हैं निक्सन शॉक। निक्सन शॉक के बाद वो खत्म हो गया। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डोंट हैव मनी पेग्ड टू गोल्ड स्टैंडर्ड्स। कुछ एक दो कंट्री है, जैसे स्विट्जरलैंड में शायद अभी भी है ये सिस्टम। देखो पहले क्या था कि जितना आपके पास गोल्ड है आप उतनी वैल्यू की पैसे छाप लो, अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ इतना है कि आपके पास 115 करोड़ रुपए का गोल्ड है, बाकी कैश में पैसे पड़े हैं, फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है, 200 करोड़ रुपए टोटल है बैंक आरबीआई के पास, तो बस छापते रहो पैसे जितने मर्जी अकॉर्डिंग टू योर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं थी ये समझ में आ रहा कि गोल्ड पैक्ट कैसे हो सकता है? चलो वो हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं, अभी सिर्फ इतना समझो कि मोनेटाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डेफिसिट है तो वो डेफिसिट का मतलब क्या है कि भाई हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए, है ना? वो कहां से आएंगे? बोरो करेंगे, ठीक है, या आरबीआई छाप सकता है,
ठीक है। पहले आरबीआई छाप लेता था, बट 2006 के बाद उसको बंद कर दिया गया। ठीक है। एफआरबीएम एक्ट लाया गया 2003 में। एफआरबीएम क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इट वाज एक्चुअली पास इन 2003, देन लेटर अमेंडेड इन 2012 एंड इन 2018 रिसेंटली। ठीक है। दो बार अमेंड हो चुका है, एक बार ओरिजिनली पास हुआ था 2003 में। क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि आरबीआई प्रिंट कर सकता है। हाँ, आरबीआई प्रिंट कर सकता है, बट नॉर्मली प्रिंट नहीं करता। देखो, आरबीआई प्रिंट करके सरकार को उधार दे सकता है, पर आमतौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता। आमतौर पर मतलब अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो तो किया भी जा सकता है, यही मतलब हुआ इसका। मैं कह रहा हूं कि आमतौर पर नहीं कर सकते, तो बेसिकली किसी खास तौर पर कर सकते हैं, है ना। देखो, आमतौर पर क्यों नहीं करते? अगर आरबीआई पैसा छापेगा तो वो जाएगा कहाँ? जेब में थोड़ी रख लेगा, आएगा तो मार्केट में। ठीक है। अगर आरबीआई मान लो 1000 करोड़ रुपए छाप के मार्केट में ऐसे खुले छोड़ दे, सरकार को दे, सरकार बांटेगी तो लोगों में ही, चाहे मतलब सरकार खर्च तो लोगों पर ही करेगी, मार्केट में तो आएगा वो पैसा। मार्केट में पैसा आ गया है तो उससे क्या होगा? लिक्विडेशन बढ़ी, लिक्विडिटी बढ़ी। अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू कम होगी और इन्फ्लेशन हाई होगा। ठीक है। तो नॉर्मली इट शुड नॉट बी डन, बट इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस, इन अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इट कैन बी डन। ठीक है। पैंडेमिक किया हो? नहीं, ये कोई इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं था, ये कोई बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो नहीं था। ठीक है। इट वाज जस्ट अ केस जिसको सरकार वैसे भी हैंडल कर। देखो यार, हमारी सरकार की जो फाइनेंशियल स्थिति है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है। हमारे यहाँ जो गरीबी है उसका कारण है कि सरकार में देश में जनसंख्या ही बहुत है। वरना अगर मान लो सरकार 29-30 लाख का करोड़ का बजट शो कर रही है तो वो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी अमाउंट है, कुछ छोटा मोटा पैसा नहीं है, है ना। सरकार के पास बेहिसाब पैसा है, बहुत पैसा है, पर हमारी जनसंख्या भी बहुत है, जनसंख्या दूर बटी हुई भी है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। सर, जो सरकार बेनिफिट दे रही है उसका फायदा लेने के लायक भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है। मान लो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, तो क्या सभी लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं? सभी इंटेंडेड बेनिफिशियरीज उसका फायदा उठा पा रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स और स्ट्रक्चर और हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू डू। ठीक है, यही कारण है। चलो। ये भी तो बोलते हैं हमारे जो दो नेबरिंग देश है वो काफी अच्छे हैं हमारे साथ, तो उसमें भी हमें काफी नुकसान हाँ, तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनका बहुत प्यार है हमारे साथ, तो वो प्यार जताते रहते हैं, तो उस पर भी हमारा खर्चा होता है। जैसे अगर उन्होंने मिठाइयाँ दी है तो हमें भी मिठाइयाँ देनी पड़ती है, पर मिठाइयों पर खर्चा तो होता है। एक महीने में 1.3 लाख करोड़, 48,000 करोड़, हम्म, मतलब डेढ़ पौने 2 लाख करोड़ हमने युद्ध पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफेंस, डिफेंस पर। और 2.25 लाख करोड़ बोलना आसान है, तुम जीरो गिनने लगोगे ना थक जाओगे। ठीक है, 2.25 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम हो गई। डीआरडीओ, हाँ, वो मतलब ऑल इन ऑल हमें डिफेंस पर देखो खर्चना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारा नेबरहुड, हमारा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो स्टेबल नहीं है। अब आज की बात है, म्यांमार है, नेबरिंग कंट्री है, कर ली उसकी वो जो उसके हेड थे, क्या नाम था उस लेडी का? ऐसा नाम है जो मैं पढ़ना, हाँ जो भी है ना, शी इज डिटेन्ड बाय मिलिट्री, लग गया मिलिट्री रूल। अब व्हेन कंट्री में जब मिलिट्री रूल है, फर्स्ट लेडी थी, तो अच्छा, बट शी इज डिटेन्ड, सो बेसिकली देयर इज मिलिट्री रूल। अब मिलिट्री रूल होगा तो एट्रोसिटीज भी होंगी। ऑल इन ऑल द कंट्री इज अनस्टेबल एट द मोमेंट। ठीक है, और वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी बिल्कुल बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। ठीक है, म्यांमार के, हमारे बर्मा के साथ हम बहुत अच्छा मतलब लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारे जो आसपास के पड़ोसियों में से बस हमें नेपाल और बांग्लादेश की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करते। भूटान, भूटान तो बहुत पीसफुल कंट्री है। ठीक है, तो चाइना और पाकिस्तान और ये म्यांमार, म्यांमार भी हमें कुछ नहीं कहता। हमारा देखो, जिसकी जेब में पैसा है वो तो सबको करेगा भाई, सीधी सी बात है। चलो, नेबरहुड को छोड़ो, बट वी वर सेइंग कि हमें डिफेंस पर भी खर्चा करना पड़ता है, तो उससे हमारा डेफिसिट बढ़ता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बात हम कर रहे थे डेफिसिट फाइनेंसिंग की। डेफिसिट फाइनेंस कहाँ से होगा? या हम बोरो करेंगे, या हम अपनी कोई एसेट बेचेंगे, डिसइन्वेस्ट करेंगे मतलब, या आरबीआई से प्रिंट करवा लेंगे।
दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। ये जब जमा सरकार डूब रही होगी ना तब करेंगे जी। इसका नुकसान क्या है? जो आज ये 10 रुपए की मिलती है कल को 50 की मिलेगी, सिर्फ इतना नुकसान है इसका। और ये कहने में सिर्फ इतना नुकसान है, मतलब बोले फ्लो में निकल गया। ये बहुत बड़ा नुकसान है इसका, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, हमारे पैसे का मूल्य उतना नहीं रह जाएगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल होगी। जो लोग आज भूखे मर रहे हैं वो कल को मर ही जाएंगे। जो आज गरीब है, बीपीएल में थोड़ा ऊपर है या वर्ज पे है, एच पे है, वो बीपीएल से बहुत नीचे आ जाएंगे, ठीक है। दिस शुड नॉट हैपन, करेक्ट। चलो, डेफिसिट फाइनेंसिंग समझ आ गया। मोनेटाइजिंग डेफिसिट क्या है? अगला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। चलो ये लास्ट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है जी? देखो अभी किसकी सरकार चल रही है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार चल रही है। अब देखो सरल शब्दों में, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है क्या है? 2020-21, ठीक है। 20-21 के दौरान जो भी सरकार बोरो करेगी, ठीक है, मान लो 1000 करोड़ बोरो किया है, वो क्या है हमारा? फिस्कल डेफिसिट। अब सरकार ने पिछले साल 19-20 या उससे भी पिछले साल 18-19 में भी कुछ बोरो किया होगा। जो ये अकोमुलेटेड ओवर द इयर्स है, जो कई सालों से, क्योंकि पीछे की सरकारें भी लेती आई हैं, है ना, कांग्रेस, मनमोहन जी की सरकार, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो यार, तो सरकारें पैसे लेती तो आई हैं। वो ओवर द अकोमुलेटेड जो इकट्ठा हुआ है उसे बोलेंगे हम पब्लिक डेट। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मोदी जी ले रहे हैं तो पर्सनल लोन तो है नहीं, सरकार का लोन है। सरकार किसकी है? पब्लिक। तो ओवर द अकोमुलेटेड जो फिस्कल डेफिसिट है, अगर इसके ऊपर 1000 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है, ऐसा तो नहीं कि अगले साल के 31 मार्च को हम सारा रिटर्न कर देंगे, ऐसा भी नहीं होता। ओवर द ईयर्स रिटर्न करते हैं, गवर्नमेंट्स का ऐसे चलता होता है, ठीक है। तो ओवर द ईयर जो चलेगा उसको बोलते हैं पब्लिक डेट। करंट को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब मान लो जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो दिस विल आल्सो बी एडेड टू दिस और फिस्कल डेफिसिट नया बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, जो फिस्कल डेफिसिट है इसकी फाइनेंसिंग तो हो जाएगी, पर ये है तो एक तरह का लोन। लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट भी करेंगे, होगा ऐसा शालिका? ठीक है। अब जो इस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पब्लिक डेट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी करंट है, अगर हमें उसकी आज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि आज की सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी लेके आ रही है, कि वो अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, क्या सीन है ना, या रेकलेस स्पेंडिंग तो नहीं कर रही है, वो कैसे पता लगेगा? इससे, फिस्कल डेफिसिट से, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो पीछे की सरकारों का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है, पर अगर वो सही था या गलत था वो इस गवर्नमेंट की गलती तो है नहीं, सही है बात, ठीक है। तो जब हम डेफिसिट काउंट करते हैं उसमें तो ये इंटरेस्ट भी काउंट हो जाता है। तो हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट, उसमें हम इस इंटरेस्ट को काउंट नहीं करेंगे। समझ आई बात? प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट, उसमें हम पुरानी सरकारें या पब्लिक डेफिसिट के ऊपर, सॉरी पब्लिक डेट के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे हम काउंट नहीं करेंगे। इससे क्या पता लगेगा हमें, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, सरकार की जो अभी फाइनेंशियल स्थिति है वो सही है, अच्छी है, बुरी है, वो पता लगेगा, ठीक है। कि मान लो मोदी गवर्नमेंट पैंडेमिक क्राइसिस को या अभी की इकोनॉमी को कैसे हैंडल कर रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा? प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट से। क्लियर होगा फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट। नितेश, शालिका, क्लियर है? कोई डाउट पूछो। फिस्कल डेफिसिट समझ आ गया? प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली देखो, अभी की जो सरकार है, ठीक है, सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट लेके आ रही है 1000 करोड़ रुपए, पर जो पीछे की सरकारों ने लोन लिया उसमें इस सरकार की तो कोई गलती नहीं। मान लो इसी साल से एक नई सरकार आई है और पीछे से यूपीए की सरकार, ठीक है, यूपीए कौन सी? कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस की सरकार ने 19-20 में, 18-19 में कोई भी लोन लिया, उसमें एनडी की तो नहीं कोई गलती, है ना। तो पर ब्याज एनडी की, आज की गवर्नमेंट को वो ब्याज भी तो पे करना पड़ेगा। तो आज की सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज जो लेके आ रही है,
जो आज वो सुधार कर रहे हैं, कहीं पर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कहीं पर खर्चा कम कर रहे हैं, उसका कैसे पता लगेगा? इससे, फिस्कल डेफिसिट से। पर जब हम इस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तब पता लगेगा कि सरकार एक्चुअल में इस साल क्या कर रही है, अभी की सरकार अभी के वर्ष में क्या कर रही है। पीछे के खर्चे छोड़ दिए पीछे, ठीक है, उनको माइनस कर दिया, ताकि हमें आज की सरकार का हालात पता लगे, उनकी स्ट्रेटजीज पता लगे, पॉलिसीज पता लगे। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट। बट सर जो ओल्ड गवर्नमेंट की जो ये है इंटरेस्ट है, तो सर उसकी परफॉर्मेंस उसको कैसे फिर हम चेक करेंगे? लाइकवाइज की जैसे ठीक है इस सरकार का एरिया, किसी गवर्नमेंट ने अपना आपको पॉपुलिस्टिक दिखने के लिए उन्होंने काफी लोन लेते थे, ठीक है, 5 साल लोन लेते थे और उनको पता कि तुम आएंगे नहीं, तो लास्ट ईयर जैसे लगता ना था कि लास्ट ईयर उनको लग गया था कि हम तो आएंगे नहीं, तो इतने लोन ले लिए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट से 5 साल वो वैसे ही डूबी रही सर। उसके लिए क्या देखो, सरकारें ऐसा नहीं करती थी कि जानबूझकर ऐसा लोन ले। अगर वो लोन ले भी रही है तो कहीं तो, अब मान लो इस साल कोई गवर्नमेंट आई, सॉरी गवर्नमेंट का लास्ट ईयर है, ले लिया 5 लाख करोड़ का लोन। इतना बड़ा लोन लेती नहीं होती सरकार पहली बार, क्योंकि इतना मिलता भी नहीं होता। अब मान लो ले भी लिया है, तो ऐसा तो नहीं वो 5 लाख एक ही साल में खर्च के तुरते बनेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वो सरकार अगले, वो किसके पास जाएगा? वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा ना, कैपिटल रिसीट में। तो अगली सरकार देखेगी उसको कैसे खर्च करना है, समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, इन्होंने लोन ले लिया है, वो पंगा खड़ा कर गए हैं, बंज कट गए हैं, पंजाबी च कहते, बंज कट गए ने। हूं अगे सरकार देखते कि उन्हें हैंडल कर लेगी। सरकार ऐसा कौन सा है कि सुबह सुबह चाय बचा बना रहे थे, शाम को फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। ये मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस वैसे बोल रहा हूँ। पंजाब में मिशन स्टेटमेंट आती है बाद जो सरकार जो भी होती है ये खजाना खाली हो गया। मैं काफी साल सरकार का खजाना आज से नहीं जी, कई सालों से खाली है। और जितनी फाइनेंशियल हालात अभी पंजाब सरकार के बुरे हैं, बहुत बुरे हालात में है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक है, टीचर्स को हो चाहे उनके नॉन टीचिंग स्टाफ को, कई कई महीने सैलरी नहीं मिलती है। सीरियसली, क्या पिछले हफ्ते, लास्ट वीक की बात है, धरने पर बैठे थे नॉन टीचिंग स्टाफ, क्योंकि उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर्स हों, पंजाब बोर्ड के टीचर्स हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है वहां पर कि उनको 2-2 महीने सैलरी नहीं मिलती। सैलरी जानी कहीं नहीं, तीसरे महीने सबकी इकट्ठी मिल जानी है 3 महीनों की, पर सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है। पूरी मिल रही है अभी तो, इतना शुक्र है बस। वो बात हुई अभी जस्ट डिनाइड हो गया ना कि वहां तो हाँ, तो सैलरी डिलेड, जस्ट सैलरी डिनाइड हो गया फिर। जब जो मान लो सर हाँ तो एक बजट होता है उसको स्पेंड करने के लिए, तो अगर वहां पर सैलरीज भी ना थोड़ी इर्राशनली ज्यादा है, ठीक है, तो 35,000 तो उसकी है सर, एक क्लरिकल स्टाफ की 35,000 आराम से। यहाँ पर तो अलाइड वालों की बड़ी मुश्किल होती है सर, यहाँ पर कोई 20 जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ना, 1.5 लाख रुपया सैलरी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, तो फ्रेंड ने उसको पीएचडी कर रही है हिस्ट्री में। अब जब पीएचडी हिस्ट्री करते हैं ना, तो जो आपका गाइड होता है उसका रिकॉर्ड्स भी सबमिट होते हैं, उसमें उसकी सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, सब कुछ एडमिट होता है। तो जो उसके सर थे, अभी जो उसकी करंट सैलरी है वो 1,10,000 रुपए है पर मंथ। और वो है भी सिर्फ कितने, एक कॉलेज में प्रोफेसर है। तो जो यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर, देखो अब पहले क्या होते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 1,10,000 रुपए है, सॉरी एसोसिएट की, तो प्रोफेसर की कितनी होगी? फिर वीसी, डीन, रिसर्च, पंजाब में मेजर फीस तो है ना सर, प्रेसिडेंट से ऊपर जाती है सर, वहां पर नहीं। पंजाब में जैसे मान लो सैटरडे संडे ऑफ है सर गवर्नमेंट का, जिसका मैं दोस्त बात कर रहा था, तो जैसे वैसा पता कि बस 2 दिन ऑफ है, अगर आप